हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 5 अप्रैल 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। आप इन करंट अफेयर्स को किसी भी एग्जाम के लिए फॉलो कर सकते हो। मैं देखता हूँ कई बार कि काफी सारे स्टूडेंट्स डेली के इस करंट अफेयर वीडियो में कमेंट करके क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इस एग्जाम के लिए रेलेवेंट है या फिर इस एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, ऊपर से यूपीएससी से लेकर भारत के छोटे से छोटे एग्जाम तक के लिए ये करंट अफेयर रेलेवेंट है। आप कभी भी निराश नहीं होंगे इन करंट अफेयर को फॉलो करके। और आप इस बार किसी भी एग्जाम में जाकर देख सकते हो कि करंट अफेयर कितने कारगर हैं आपके लिए। पिछले कई सालों में इन करंट अफेयर्स की मदद से हजारों सिलेक्शन भी हो चुके हैं, इसलिए आप बेफिक्र होकर पढ़िए। जो पीडीएफ है करंट अफेयर की, वो आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, वहीं पर डेली की पीडीएफ अपलोड होती है। जो करंट अफेयर की पीडीएफ है उसमें साथ साथ स्टैटिक जीके का भी काफी सारा मैं डेटा देता हूं, तो आप उसे भी पढ़ने की कोशिश किया करिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने जो आपसे एक सवाल पूछा था, दरअसल इसमें एक ऑप्शन में गलती हो गई थी। जो सही आंसर था वो तो लिखा ही नहीं गया था, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बट उसके बाद भी बहुत सारे हमारे ऐसे भावी टॉपर हैं, या आप बोल सकते हो आज की डेट में इतने ब्राइट स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही आंसर फिर भी प्रॉपर लिख कर किया कमेंट सेक्शन में। सो उन सभी को तहे दिल से प्यार भरा आभार। फिलहाल क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये था कि अभी हाल ही में कौन सी संस्था है जिसके द्वारा ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया, और यही ऑप्शन में नहीं था। तो डब्ल्यूईएफ जो है इसकी स्थापना 1971 में करी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी। क्या है? कोलोगनी। अब बात करते हैं इस इनिशिएटिव की। देखिए, जो ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज इनिशिएटिव है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये चाहती है कि दुनिया भर में हर एक देश के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है, उसके साथ पब्लिक सेक्टर हाथ से हाथ मिलाकर चले। मतलब कहने का ये है कि हर देश के अंदर जो एमएसएमईज है ना, छोटे और लघु उद्योग जो करने वाले लोग हैं, उनको हमें बढ़ावा देना है, और वो प्राइवेट सेक्टर से है। तो भारत सरकार को कहीं ना कहीं इनके साथ मिलकर चलना होगा। इसी तरीके से अमेरिका के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट को भी यही करना होगा, रशिया के लिए रशियन गवर्नमेंट को भी यही करना होगा। क्योंकि जब तक सरकार ऐसे उद्यमियों के लिए नई ऋण पॉलिसीज नहीं लाएंगी, लोन पॉलिसीज हो गई, या इसके अलावा और नए पोर्टल्स या फिर मानकों को लॉन्च करने के लिए नई स्कीमें नहीं लाएंगी, तब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था देश की सरकार के हाथ में होती है। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में G20 की एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो हुई है, इसका दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका दूसरा संस्करण गुवाहाटी में आयोजित किया गया। इसका पहला संस्करण आपको बता दूं, 2, 3 और 4 फरवरी को आयोजित किया गया था। ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। इस बार का 3 से लेकर 5 अप्रैल को गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है इस साल। अगले साल ब्राजील करेगा इसको लीड। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। क्या आप बता सकते हो अभी हाल ही में G20 की दूसरी शेरपा मीटिंग कौन से राज्य में आयोजित करी गई? ये केरल में आयोजित करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल सागर सेतु का एक ऐप वर्जन लॉन्च किया गया है। ये ऐप वर्जन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका एप्लीकेशन वर्जन सर्वनंदा सोनवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये जो नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल सागर सेतु है, इसका जो एप्लीकेशन वर्जन है काम क्या करेगा? देखिए, ऐसे व्यक्ति जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं पानी के रास्ते से, मान लीजिए आप कोई सामान बनाते हो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप एक लकड़ी का कोई प्रोडक्ट बनाते हो, फर्नीचर मान लो आप बनाते हो, और आप आसपास के देशों में उसको बेचना चाहते हो। आप बांग्लादेश में बेचना चाहते हो, इंडोनेशिया बेचना चाहते हो, श्रीलंका बेचना चाहते हो। तो इसके लिए आपको कस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना होगा। तो होता क्या है कि बीच में कई सारे दलाल आ जाते हैं जो कि कमीशन खाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इसका ऐप वर्जन है, ये आपको घर बैठे बताएगा कि सरकार की तरफ से कितनी कस्टम ड्यूटी लग रही है, कितने दिन की डेडलाइन है, उतने दिन के अंदर आपको अपना माल छुड़ा लेना है, वरना उसके बाद पेनाल्टी लगेगी। ये सारी चीजें आपको क्लियरली पता लगेंगी इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो कहने का मतलब, ये जो ऐप है, ये भारत सरकार और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर्सन जो हैं, उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी से काम करने में मदद करेगा। अभी हाल ही में सर्वनंदा सोनोवाल ने आयुष उत्सव कहां पर आयोजित किया था? आयुष उत्सव
तो ध्यान रखना इस बार आयुष उत्सव जो है ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। अभी हाल ही में इन्हीं के द्वारा एक यूनानी इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया गया है। ये यूनानी इंस्टीट्यूट कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? ये हुआ है सिलचर में, सिलचर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि राज्य के अंदर 3 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना करेंगे? तो ये है कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत ने अनाउंस किया है कि राजस्थान में 3 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी जाएगी। अब ये जगह कौन कौन सी हैं? एक तो जालौर में स्थापित किया जाएगा। दूसरा मेडिकल कॉलेज जो है, इस जगह का नाम है राजसामंद, क्या बोलते हैं, राजसामंद, जहां पर आयोजित किया जाएगा। तीसरी जगह इसको बोलते हैं प्रतापगढ़। ये प्रतापगढ़ यूपी वाला नहीं है, ये राजस्थान वाला प्रतापगढ़ है, ठीक है। तो ये 3 जगह है जहां पर नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इन कॉलेजेस को बनाने के लिए 250 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। और इतना ही नहीं, इस कॉलेज के अंदर जितने भी है मेडिकल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें फर्नीचर और जो इम्पोर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उन सब के लिए अलग से 75 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। तो टोटल अगर हम बात करें तो 325 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। और राजस्थान में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है कलराज मिश्र। राजस्थान के कई सारे फोक डांस आपसे पूछे जाते हैं। एक तो यहाँ पर घूमर चलता है, ये तो सबको ही पता है। इसके अलावा झूलन लीला यहाँ पर नाच होता है, झूलन लीला। साथ में झूम नाच होता है, एक चक्री नाच यहाँ पर चलता है, कलबेलिया यहाँ पर चलता है, ठीक है। इस तरीके से राजस्थान की ट्राइबल कम्युनिटीज, ध्यान रखना बहुत आसान है, ठीक है। जैसे कि जहां पर भी ज्यादातर ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी जिनके आगे इया लगा हो, ठीक है, इया, तो वो राजस्थान की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर सहारिया कम्युनिटी, ठीक है, तो ये राजस्थान की है। इसके अलावा कलबेलिया हो गई, ठीक है। इस तरीके से और भी कम्युनिटीज हैं जो कि राजस्थान के हैं जिनके आगे इया लगा होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में गोदरेज कैपिटल के साथ पैक्ट साइन किया है और ये इनके साथ मिलकर अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर करेंगे कस्टमर्स को? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बैंक। एसबीआई ने गोदरेज कैपिटल की मदद इसलिए ली है कि ये अपने कस्टमर्स को और भी बेहतर फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें। दोनों के अपने एक्सपीरियंसेस होंगे और उससे मिलकर एक नए सॉल्यूशन की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना 1806 में करी गई थी। ये आज का बैंक नहीं है। उसके बाद ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम हो गया, और फिर जाकर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम पड़ा। वैसे आप गूगल पे देखोगे तो आपको पता लगेगा एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखो तो ये बैंक आज ऐसे ही सबसे बड़ा बैंक नहीं है। इसकी रूट्स बहुत मजबूत हैं। इसको बैंक ऑफ बंगाल के नाम से 1806 में शुरू किया गया था, अंग्रेजों के टाइम में। इस टाइम पे एसबीआई के चेयरपर्सन है डीके खारा, दिनेश कुमार खारा। और अभी हाल ही में एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? ये हैं अश्वनी कुमार तिवारी। अभी 1 महीना ही हुआ है इनको अपॉइंट हुए। और एसबीआई में 6 महीने पहले भी एक एमडी अपॉइंट किए गए थे, वो है आलोक कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन है, जो फिनो पेमेंट बैंक है, इसने अभी हाल ही में आईपीएल की कौन सी टीम के साथ पार्टनरशिप करी है डिजिटल बैंकिंग पार्टनर के रूप में? तो राजस्थान रॉयल्स का डिजिटल बैंकिंग पार्टनर अब से होगा फिनो पेमेंट बैंक। राजस्थान रॉयल्स के साथ इन्होंने ये जो पैक्ट साइन किया है ये इस सीजन के लिए है, मतलब 16वें सीजन के लिए है। तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि राजस्थान रॉयल्स का जो ऑफिशियल पार्टनर है वो फिनो पेमेंट बैंक है। फिनो पेमेंट की स्थापना साल 2007 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे ऋषि गुप्ता। क्या नाम है? ऋषि गुप्ता। राजस्थान रॉयल्स वो टीम है जिसने आईपीएल का पहला संस्करण जीता था। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा पहली बार ऐसी ब्रांच अभी हाल ही में शुरू करी गई है जो कि स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेटेड है। इसका शुभारंभ कौन से शहर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है? तो इसका शुभारंभ पुणे में किया गया। आप ये समझ लो कि ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऐसी ब्रांच है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए काम होगा। इसके अलावा और कोई भी पब्लिक डीलिंग इसमें नहीं होगी। जैसे कि आप चाहें कि नॉर्मली आप जाकर यहाँ पर पैसा जमा करते हैं या फिर जाके एफडी करा लें, ये सारे कोई काम नहीं होंगे। अगर आप एमएसएमईज को रिप्रेजेंट करते हो, आप किसी एमएसएमई से बिलोंग करते हो, या आपने कोई अपना नया स्टार्टअप खोला है, तो ही आपको यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाएगा। तो स्पेशली डेडिकेटेड है स्टार्टअप्स के लिए।
इसके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सिडबी के साथ पैक्ट साइन किया है। सिडबी की स्थापना 1990 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे और इस टाइम पे इसके सीईओ हैं ए एस राजीव। ए एस राजीव। अगला क्वेश्चन है, ये कौन है जिनको अभी नासा के द्वारा मून टू मार्स प्रोग्राम का पहले हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो प्राउड टू बी एन इंडियन, ये एक भारतीय मूल के ही डॉक्टर है और इनका नाम है अमित क्षत्रिय। अमित क्षत्रिय वैसे पेशे से एक इंजीनियर है और इनको नासा की तरफ से मून से मार्स तक जाने के लिए जो प्रोग्राम है उसके पहले हेड के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। और जो अमित छत्री हैं, ये इनका जो स्पेशलाइजेशन है ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो ही है, साथ में रोबोटिक्स इंजीनियर भी है। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। नासा के एडमिनिस्ट्रेशन है बिल नेल्सन, ये एडमिनिस्ट्रेटर है। पिछले ही साल इनको अपॉइंट किया गया है। और नासा की जो पहली सैटेलाइट है इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं एक्सप्लोरर वन। एक्सप्लोरर वन ये नासा की पहली सैटेलाइट थी जिसको नासा ने 1958 में ही लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड के एक्सपर्ट मेंबर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, या आप बोल सकते हो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम क्या है? ये है डॉक्टर आर जी पटेल। डॉक्टर आर जी पटेल अब कमान संभालेंगे सरोगेसी बोर्ड एंड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोर्ड की। सरोगेसी आपको पता है क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी का मतलब यह होता है कि जो महिला का भ्रूण होता है उसमें महिला के अंडाणु तो होते ही हैं और साथ में जो पुरुष होता है उसके शुक्राणु आ जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, जायगोट बन जाता है और जायगोट बन के फिर ये एक बच्चे को जन्म देता है। लेकिन सरोगेसी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जैसे मान लीजिए कि ये पति पत्नी है, तो पति अपना शुक्राणु देगा और महिला अपने अंडाणु देगी। तो इन दोनों के शुक्राणु और अंडाणुओं को मिलाकर एक दूसरी महिला जो कि अपना भ्रूण देगी। इनके शुक्राणु और अंडाणुओं को मिलाकर ये जो जायगोट है ये इस दूसरी महिला के भ्रूण में डाला जाएगा। मतलब कहने का कि जो दूसरी महिला है वो इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करेगी और जब इसे प्रेगनेंसी को वो डिलीवर करेगी तो वापस से वो बच्चा इनको दे देगी। एक्चुअली वो बच्चा इनका है, इनका ही स्पर्म है, लेकिन जो भ्रूण है वो दूसरी महिला का है। तो इसको इस महिला को बोलेंगे सरोगेसी मदर और इस महिला को बोलेंगे रियल मदर। ठीक है। तो इस पद्धति के आधार पर जो आपको ये डॉक्टर देख रहे हैं आरजी पटेल, इन्होंने अभी तक 20,000 से ज्यादा बच्चों को जन्मने में मदद करी है। मतलब आप ये समझ लो 20,000 से ज्यादा ऐसे केसेस ये हैंडल कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडियन नेवी के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये है संजय जसजीत सिंह। ये अब वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होंगे और इन्होंने जिनको सक्सीड किया है, मतलब जिनकी जगह ली है इन्होंने, ये है एस एन घोरमाड़े। एस एन घोरमाड़े ये रिटायर हो गए हैं 39 साल की सर्विस के बाद और अब इनकी जगह पर आ गए हैं संजय जसजीत सिंह। इंडियन नेवी डे हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना की टैगलाइन क्या है? इसको बोलते हैं शम नो वरुणा। शम नो वरुणा ये टैगलाइन है इंडियन नेवी की। इस टाइम पर नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार। और इस टाइम पर आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे। इस टाइम पर एयरफोर्स चीफ कौन है? ये है वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी। और इस टाइम पर इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ कौन है? कोई बता सकता है? ये है वी एस पठानिया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में टाई राजस्थान की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है अगले 2 साल के लिए? तो पहली बार टाई राजस्थान में किसी महिला को प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है और ये है शीनू झावर। अब सवाल ये उठता है टाई राजस्थान है क्या? यहाँ पर टाई का मतलब है द इंडस एंटरप्रेन्योर। द इंडस एंटरप्रेन्योर। अब ये जो प्रोग्राम है इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये प्रोग्राम भारत के अलावा 14 देशों में चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। और उन 14 देशों में जो भी भारतीय एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको नेटवर्क करना, उनकी एजुकेशन
को बेहतर बनाना, इंक्यूबेशन फैसिलिटी देना और फंडिंग फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराना, ये मेन उद्देश्य है टाई राजस्थान का। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो भारतीयों को दुनिया भर में मजबूती प्रदान करने के लिए ये ग्रुप चल रहा है। और टाई राजस्थान अभी बिल्कुल नया नहीं है, काफी पुराना हो गया है। इसकी स्थापना 1992 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, शीनू झावर जो है, इन्होंने ये पदभार किससे लिया है? तो इन्होंने सक्सीड किया है रवि मोदानी को, डॉक्टर रवि मोदानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा अभी हाल ही में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन लॉन्च किया गया है। और ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग से इसको लॉन्च किया गया है। मतलब ये एक ऐसा लॉन्च व्हीकल है जिसको आप रीयूज कर सकते हो, कई बार आप इसे रीयूज कर सकते हो। और इसका जो टेस्टिंग करी गई है, इसकी टेस्टिंग चिनूक हेलीकॉप्टर से करी गई है 4.5 किलोमीटर हाइट पर। फिलहाल सवाल ये है कि इसरो ने पहली सैटेलाइट कब लॉन्च करी थी? तो इसरो का इतिहास आपको बता देता हूँ। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। इसरो की स्थापना जिनके द्वारा करी गई थी वो है विक्रम जी साराभाई। इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। दूसरी चीज, विक्रम जी साराभाई जो हैं, इनका जन्म 12 अगस्त को होता है। ठीक है। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। क्लियर है इतना? इसके बाद इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी 1975 में और इस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। इस टाइम पर इसरो के चीफ कौन है? ये है सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट डॉक्टर एस सोमनाथ। और एस सोमनाथ इसरो के 10वें चेयरपर्सन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश है जो कि पहला ऐसा अमेरिकी स्टेट बन गया है जिसने हिंदू फोबिया की निंदा करी है और उसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो ये है जॉर्जिया। जॉर्जिया। देखिए, हिंदू फोबिया वर्ड क्या है? हिंदू फोबिया वर्ड उनको रिप्रेजेंट करता है जो कि हिंदुज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों को और साथ में हिंदू धर्म की प्रशंसा करते हुए जॉर्जिया ने पहला ऐसा देश बना है पूरे वर्ल्ड में और साथ में पहला ऐसा अमेरिकन स्टेट बना है जिसने प्रस्ताव पारित किया है। जॉर्जिया की कैपिटल है तिब्लिसी। साथ में इन्होंने बताया ब्रीफिंग पे कि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में 1.2 बिलियन पीपल हिंदुज्म को मान रहे हैं। मतलब 1.2 बिलियन लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं। 100 से भी ज्यादा देशों में हिंदूज हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हिंदू धर्म में जितने महाकाव्य हैं उतने और किसी धर्मों में भी नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पर ब्रीफ करी गई हैं जो कि ऑलरेडी हम तो जानते ही हैं प्राचीन कालीन भारत को पढ़ते हुए। जॉर्जिया की बात करें तो कैपिटल तिब्लिसी है। यहाँ पर जो करेंसी है इसको बोलते हैं लारी। क्या बोलते हैं? लारी यहाँ पर चलती है। इसके अलावा इस टाइम पर यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ये है इराकली गरीबशविली। इराकली गरीबशविली। ठीक है। इनको 2 साल पहले अपॉइंट किया गया था। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है सलोमे जोरा विश्वली। जोरा बिश्वली। ठीक है। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हो भारत में ये इन चारों में से कौन सी जगह है जिसको हीरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप करंट अफेयर के पूरे साल का सब्सक्रिप्शन एक ही बार में ले सकते हो। करंट अफेयर मैगजीन हर महीने की आपको मंथ के एंड में मिल जाया करेगी और इसका सब्सक्रिप्शन मात्र 201 रुपए का रखा हुआ है। इसमें सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल है, ऑटो जनरेटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप पॉलिटी का मेरा क्रैश कोर्स भी ले सकते हो। जैसे स्टूडेंट जो कि एमटीएस देने जा रहे हैं, एमटीएस का आप पूरा फाउंडेशन बैच भी ले सकते हो मात्र 301 रुपए में। और सिर्फ आप जीएसजी के लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हो मात्र 101 रुपए में। ऐसे स्टूडेंट जो सीजीएल देने जा रहे हैं और हिस्ट्री में आपको कुछ भी नहीं आता है और आप ये तो समझ ही लो 5 से 6 क्वेश्चन तो रखे ही हुए हैं, तो आप हिस्ट्री जरूर कवर कर लीजिए। रिकॉर्डेड का आपके पास ऑप्शन है। बाकी इस टाइम पर एग्जाम इंजन के पास आपके लिए भरमार है ऐसे कोर्सेस की जो आप तुरंत के तुरंत देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं बस कोर्स लूं और तुरंत उसे कवर कर डालूं, तो सारे आपके पास रिकॉर्डेड बैच है। आप कोई भी रिकॉर्डेड बैच इनमें से ले सकते हो। फुल इंग्लिश का फाउंडेशन, फुल मैथ्स का फाउंडेशन, ये सारी चीजें, इंग्लिश क्रैश कोर्स, मैनी अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल। इस टाइम पे जो लाइव बैच चल रहा है वो हिस्ट्री और पॉलिटी का चल रहा है। और सीजीएल 2023 के लिए एक नया बैच मैं बिल्कुल फ्रेश लेकर आ रहा हूँ, कंप्लीट।
एक सप्ताह के अंदर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। कल फिर सुबह यहीं पर मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे।